बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर पानी की भारी कमी है। हालांकि यहां पर कई तरह की नदियां हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब तक पर्याप्त वर्षा ना हो, किसी भी क्षेत्र की पानी की आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती है। और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां पर औसतन बारिश 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ के किसान वर्षा जल संरक्षण करें, कृषि वानिकी को अपनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर हो सके और इस इलाके में पानी की कमी को दूर किया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी बुंदेलखंड इलाके की, साथ ही आपको बताएंगे वर्षा का पूरा विज्ञान, कैसे किस क्षेत्र में बारिश होती है और कैसे हमारे किसान अपने क्षेत्र में बारिश को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पानी की अहमियत के बारे में, कैसे हम महत्वपूर्ण कदम उठाकर वर्षा जल संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे आज के विषय पर, यानी जल है तो कल है। हम लोग पहुँचे हैं बुंदेलखंड के एक गांव में। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड में काफ़ी पानी की किल्लत होती है, लेकिन सरकार के प्रयास से इनको बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है। और पानी पीछे आप देख रहे हैं, पानी पीछे यहाँ पर उपलब्ध है। इसमें जो कृषि वानिकी संस्थान है झांसी का, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ वहाँ के डायरेक्टर हैं ए अरुणाचलम जी। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। आइए उनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। सर, इस वाटरशेड में 2011 से काम कर रहे हैं और यहाँ जितने भी किसान हैं, करीब हम लोग 300 किसान के साथ मिलके इस वाटरशेड में पानी की संरक्षण, मिट्टी की संरक्षण, पेड़ पौधे लगाना और मेड़बंदी करना, गैबियंस लगाना, इस तरह का कुआं खुदवाना, और ये सारे प्रयास मतलब एक नहीं अनेक में काम करते हुए एक मकसद ये था कि इस गांव को वाटर डेफिसिट से वाटर सरप्लस में लाना है। और इसकी हमारे सारे वैज्ञानिक गण और हमारे पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जितने भी शोध तकनीकियाँ उपलब्ध थी, सबको इधर लाया गया। और आज आप देखेंगे इतनी हरियाली, खुशहाली और पानी की मात्रा, आप एक बारिश हुआ इस सीजन में, उसमें भी भरपूर पानी इस गांव को मिल रही है। और इस तरह का प्रयास, अभी आप फील्ड में जाएंगे, पूरे माइक्रो वाटरशेड में 1800 हेक्टेयर कवरेज के लिए हम लोग करीब 9 चेक डैम्स बनाए। और ये चेक डैम्स भी एक यूनिक डिज़ाइन पे बनाए हैं। बुंदेलखंड के लिए एक अनोखी चेक डैम डिज़ाइन बनाया, जिसका नाम हम लोग हवेली बोलते हैं।
फसल उत्पादन पेड़ और पशुपालन को मिलाकर कृषि वानिकी बनती है। पशुओं को फसलों से खाद मिलती है, जबकि पेड़ जैव विविधता और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं। ये इंसानों को जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं और जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी कम करते हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मौसम की अनिश्चितता भी कम होगी, धरती का तापमान भी घटेगा और खेतों से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। कृषि वानिकी के तहत फलदार या इमारती लकड़ी के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। ये ऐसे पेड़ हैं जिनसे किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। काफरी मेड़ पर पेड़ लगाने को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि ऐसा करने से पेड़ों के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं होती। हमारे साथ बागवानी के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अशोक यादव जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, कैसे पेड़ पौधे लगाएंगे और कैसे वो पर्यावरण को भी बचाएंगे। अशोक जी बताइए। उद्यानिकी की जो फसलें हैं वो कृषि वानिकी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, क्योंकि उनसे किसानों को तुरंत इनकम मिलती है और ज़्यादा इनकम मिलती है एग्रोनॉमिक क्रॉप के बजाय, गेहूँ, चावल, चना, सरसों की बजाय। तो मेरा प्रयास ये है कि ऐसी फसलों को इंटीग्रेट किया जाए, उनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए कृषि वानिकी के अंतर्गत, ताकि किसान इसको जल्दी से अपनाए और अपनी आय बढ़ा सके। तो हम विभिन्न फलों वाली फसलों को, सब्जियों की फसलों को, औषधीय पौधों को कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाकर उनको टेस्ट करते हैं, ताकि किसानों की एक अच्छा मॉडल दे सकें और किसानों को एक अच्छा आय वाला मॉडल दे सकें। बुंदेलखंड में हमेशा से ही पेड़ों की कमी हो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पहले काफी मात्रा में पेड़ हुआ करते थे, फिर खेती और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी कटाई हुई, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। पानी की कमी हुई तो ऐसी फसलें उगाई जाने लगी जो कम पानी में भी पनप जाती हैं, जैसे दालें। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि वानिकी के अलग अलग मॉडल तैयार किए हैं। कृषि वानिकी के लिए क्या महत्वपूर्ण मॉडल हो सकते हैं, उस पर कार्य कर रहा है तथा कृषि वानिकी के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। हमारे संस्थान द्वारा एक अखिल भारतीय समन्वित कृषि वानिकी परियोजना का भी संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे राष्ट्र में हमारे 37 केंद्र हैं, जिसके द्वारा हम पूरे सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए विभिन्न कृषि वानिकी मॉडल तैयार कर रहे हैं। जैसा कि जब अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर चारे और फलदार वृक्षों के लिए मोरस अल्बा हुआ या सेब आधारित कृषि वानिकी है, और इस तरह के चारागाह से संबंधित कृषि वानिकी मॉडल तैयार करते हैं। मैदानी इलाकों के लिए पॉपुलर, यूकेलिप्टस है, या मध्य भारत के लिए नीम, शीशम और सागौन आधारित, और तटीय क्षेत्रों के लिए कैजुरीना है, सागौन है। इस तरह के हम कृषि वानिकी मॉडल तैयार करते हैं। कोशिशों का असर भी दिखाई दे रहा है। झांसी और बुंदेलखंड में पहले किसान कुछ ही फसलें उगा पाते थे, आज 4-5 तरह की फसलें हो रही हैं। काफरी के वैज्ञानिकों का दावा है कि कई गाँव में कोई भी खेत बिना पेड़ के नहीं मिलेगा। कृषि वानिकी पड़ती भूमि को भी बचाने का काम कर रही है। जिन जगहों पर पहले दूर दूर तक फसलें या पेड़ नहीं उग पाते थे, आज वहाँ भी हरियाली दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान वर्षा जल संरक्षण कर सकते हैं और भूमि के जल स्तर को भी बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। प्रकृति ने हमें कई तरह के जल संसाधन दिए हैं, जिनमें समुद्र, झील, नदियाँ, इसके अलावा भूमिगत जल शामिल है। लेकिन ये संसाधन सीमित क्षेत्र को ही तर कर पाते हैं। समस्या वहाँ आती है जहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं है। ऐसे में बादलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और बादल उन इलाकों में भी जाकर भूमि को तर कर पाते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार बारिश कम हो रही है और इसके पीछे बड़ी वजह है कि वहाँ पर कटते हुए पेड़। क्या आपको मालूम है कि अगर
ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा संख्या में पेड़ है वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, बादल ज़्यादा बरसते हैं। आइए समझते हैं इसके पीछे का पूरा विज्ञान। पेड़ बारिश में किस तरह मददगार हैं, ये समझने से पहले जानना होगा कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश किस तरह बरसती है। दरअसल तेज गर्मी के दौरान सूरज की तपिश से समुद्रों, नदियों और झीलों का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसी वाष्पीकरण के चलते आसमान में बादल बनते हैं। दूसरी ओर पेड़ पौधे मिट्टी से जिस पानी को सोखते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा ही ग्रहण करते हैं। बाकी पानी को प्रकाश संश्लेषण की मदद से भाप बनाकर पर्यावरण में छोड़ देते हैं। ये भाप आसमान में पहले से मौजूद बादलों में मिल जाती है। दो जगहों का पानी मिलने के कारण बादल भारी हो जाते हैं और बरस पड़ते हैं। इसीलिए जिन स्थानों पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहीं पानी भी ज्यादा बरसता है। काफरी की ओर से की जा रही कृषि वानिकी भी ज्यादा पानी बरसाने में सहायक होगी। बल्कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि मेड़ पर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो फलदार हों, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक पौधशाला है जिसके अंतर्गत विभिन्न कृषि वानिकी उद्यानिकी के पौधे तैयार किए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं और किसानों को हम देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे ICR में के बहुत सारे इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में हैं जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल विभिन्न फसलों के उद्यानिकी की फसलों के तैयार करते हैं। जैसे कि अनार के लिए जो अनुसंधान संस्थान है सोलापुर में है, केले के लिए तमिलनाडु में है, और आम के लिए, अमरूद के लिए हमारा रहमान खेड़ा में इंस्टीट्यूट है। उसी प्रकार से एक विभिन्न प्रकार की हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए बेंगलोर में हमारा इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा वाराणसी में वेजिटेबल का इंस्टीट्यूट है। मेडिसिनल का गुजरात में है, मेडिसिनल प्लांट्स का गुजरात में है। तो सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। और हमारे यहाँ काफरी में भी नर्सरी में गुणवत्ता युक्त पौधे मिलते हैं जिनको लगाकर किसान अपनी अच्छे मॉडल डेवलप कर सकता है और अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। तो ये सर ये बताइए कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में कौन कौन से प्रकार के पौधे हैं, किस तरह से नर्सरियाँ हैं, कितनी वैरायटी हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? देखो, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, 1989 से चला हुआ आ रहा है। और इसमें हम जो उद्यानिकी की फसलें करते हैं तो हमारे यहाँ आंवला बेस आधारित कृषि वानिकी का मॉडल डेवलप हुआ है। बेल आधारित, बेर और अनार को हमने अभी स्टार्ट किया है। अनार आधारित लेमन ग्रास मॉडल हमने ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अभी हम फार्मर फील्ड पे भी काम करते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। स्ट्रॉबेरी वैसे तो ठंडे जलवायु वाली फसल है, परंतु हमने बुंदेलखंड के जो सूखे इलाके में 25 किसानों के यहाँ 12.5 एकड़ में एक सफल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके तहत हमने किसानों की आय को बढ़ाया। अमेज़न की रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन तो अपनी खुद की ही बारिश बरसाने में सक्षम है, बल्कि यहाँ बरसात का मौसम शुरू होने से 2-3 महीने पहले ही बारिश होने लग जाती है। दरअसल रेन फॉरेस्ट में मौजूद पेड़ वातावरण में इतनी ज्यादा नमी छोड़ देते हैं कि हवा का पैटर्न बदल जाता है। इससे महासागर से और अधिक नमी आकर्षित होती है और बरसात होने लगती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण पेड़ों का अद्भुत उपहार है। हमारे वैज्ञानिक इसी उपहार का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे संस्थान द्वारा की गई काम को बहुत जगह पे रिकग्नाइज किया गया था और मुख्य रूप से हमारी जो कृषि वानिकी आधारित वाटरशेड की काम को 2 बार नेशनल अवार्ड्स मिल चुकी हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी हमें पुरस्कार दी गई है। और एक विषय पे हम लोगों का सराहना हुआ है जो हमारी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, वो जिसके तहत सारे देशों में हर एक स्टेट के साथ मिलके हम लोग उस स्टेट की जो परेशानी को हल करने की प्रयास में जुटे हुए। इसको भी सराहना करते हुए कृषि मंत्रालय भारत सरकार की इस संस्थान को एक नोडल एजेंसी के तहत मान्यता दिया है, जिसके तहत हम सारे स्टेटों के साथ भी काम करने का मौका मिला है। साथ ही हमारी एक और उपलब्धि है कि पानी
जितना मात्रा में हम लोग बुंदेलखंड में बढ़ाया, करीब 2-3 साल 4 साल के प्रयास में हम लोग इसको काम करके दिखाया। इसकी जिक्र नीति आयोग की रिपोर्ट हो या प्रधानमंत्री की भाषण हो, इसमें झलकती है। और हमारे द्वारा जो किसान जो काम सपोर्ट करके हम लोग जगह जगह पे करते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर हो या लागू टाइप की हिमाचल के एरिया हो, रिमोट एरिया में भी हमारे काम होता है, जिसकी सराहना भी कई बार मन की बातों में आ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि बुंदेलखंड में अधिक पेड़ लगाने से वहाँ भी बारिश की संभावना ज्यादा होगी। दूसरी ओर बारिश का पानी जमीन में नीचे जाकर भूजल स्तर में भी सुधार करता है, लेकिन इसके लिए वर्षा जल संरक्षण करना होगा, जैसा कि बुंदेलखंड में हो रहा है। यहाँ पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी को चेक डैम और दूसरे माध्यमों से रोका जा रहा है। फिर इसी पानी की मदद से फसलों की सिंचाई हो रही है और बारिश में मददगार पेड़ों की भी प्यास बुझाई जा रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बारिश और पेड़ एक दूसरे के जीवन साथी हैं। बारिश का पानी पेड़ों की प्यास बुझाता है और ये पेड़ अधिक बारिश लाने में सक्षम है। 2007 के पहले यहाँ पानी बरसता था और जैसा पानी बरसा और नाले के द्वारा जकई के बहता हुआ चला जाता था, जो बेतवा में मिल जाता था। लेकिन 2007 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झांसी द्वारा आए अधिकारियों ने यहाँ पर एक जो है योजना लाई। इन्होंने जो है यहाँ 7 चेक डैम बनवाए और अब जो है इसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी बहता चला जाता था वो अब रुकने लगा है। इससे जो है ज़मीन का जल स्तर बढ़ रहा है और कुएं में जो मार्च के महीने में पानी कम हो जाता था या बिल्कुल नहीं रहता था, तो वो जो है पूर्ति अब होने लगी है। पानी अमूल्य धरोहर है, इसकी हिफाजत और संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों के ऊपर ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में 80% से भी अधिक पानी सिंचाई के कामों में इस्तेमाल हो रहा है। इस बेतहाशा दोहन से भूजल पर अत्यधिक दबाव बन गया है और वो नीचे खिसकता जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो डर है कि कहीं पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल न हो जाए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बेतवा नदी के बारे में आपको बताएंगे कैसे बुंदेलखंड के लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं है और साथ ही कैसे यहाँ के किसान कृषि वानिकी से लाभ ले रहे हैं। बताएंगे विस्तार से इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहे कृषि विशेष, जल है तो कल है। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं जल है तो कल है की, यानी जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं बुंदेलखंड की, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितनी कम होती है। ऐसे में नदियों की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। नदियों की खास बात यह है कि एक सीमित दायरे में ये सीमित नहीं होती हैं और ये आगे बहते हुए बहुत सारे इलाकों को तर करती हैं। अगर हम बुंदेलखंड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ के लिए बेतवा नदी किसी जीवन दान से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। नदियाँ प्राकृतिक जीवन का माध्यम होती हैं और जलवायु नियंत्रण में भी इनकी भूमिका है। बुंदेलखंड भले ही सूखा क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ नदियों की कोई कमी नहीं है। कुछ नदियाँ बड़ी हैं और प्रमुख भी, जबकि कुछ छोटी हैं। यमुना, बेतवा, केन, पहुज, धसान, चंबल, काली, सिंध, टॉन्स और सोन नदियाँ बुंदेलखंड में बहती हैं। झांसी से होकर गुजरने वाली नदी का नाम बेतवा है। जो सामने देख रहे हैं ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी, और इसमें देखिए ओरछा के जो किले हैं, प्राचीन किले हैं, और नीचे है ये बेतवा नदी। कहते हैं कि बेतवा नदी जो है ना, ये यहाँ के लोगों की जीवनदायिनी है, क्योंकि इसके आसपास के किसान, उनकी भूमि का जो सिंचित समय होता है, सिंचित काल होता है, उस समय ये नदी पूरी अपने उफान पर होती है और उनको जीवन प्रदान करती है।
जल प्रदान करती है। तो बेतवा नदी और उसके सटे आसपास के किसानों को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या खासियत है इस नदी और इस क्षेत्र के बारे में, आइए जानते हैं। बेतवा प्राचीन नदियों में से एक मानी गई है। इस नदी घाटी की नगर सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। इसका जन्म रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास विंध्याचल पर्वत से होता है। ये अपने उद्गम से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बहती है। इतना ही नहीं, बेतवा नदी पूर्वी मालवा के बहुत से हिस्सों का पानी भी अपने साथ ले जाती है। इसकी सहायक नदियां बीना और धसान दाहिनी ओर से, जबकि सिंध बाईं ओर से इसमें मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर झांसी में बेतवा 17 किलोमीटर तक बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर की यात्रा करके ये नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नगर के निकट यमुना नदी में जा मिलती है। इतनी सारी नदियां होने के बावजूद बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है, इसीलिए वर्षा जल संरक्षण बहुत जरूरी है। वर्षा जल संरक्षण के लिए केंद्र राज्य सरकारों की ओर से मदद भी मिल रही है। वर्षा जल संचयन आज के वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो वार्षिक वर्षा है वो अब धीरे धीरे मौसम परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो अत्यधिक हो रही है, नहीं हो रही है। तो हमें उसको, जो अत्यधिक वर्षा हो रही है उसको हमें संचयन करने के लिए एक विशेष प्रकार के चेक डैम्स का प्रयोग करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हमें फसलों की सिंचाई और पशुओं के लिए पानी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन है, जहाँ पे पानी की बहुत समस्याएं रहती रहीं, जहाँ पर तमाम ऐसे जलाशयों, अमृत जल सरोवर का निर्माण किया गया, जिसमें वर्षा के जल को संचयन करने की योजना है सरकार की, जिससे हमारा भूमिगत जल जो है वो सुरक्षित रहे। बुंदेलखंड सारगौन और शीशम की लकड़ी के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों ही बहुत ही शानदार इमारती लकड़ियां हैं। काफरी की ओर से भी सारगौन के कई हजार पेड़ लगवाए गए हैं। ऐसा करने से कुछ गांव हरे भरे हो गए हैं और किसान भी लकड़ी बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो काम हुआ अभी तक, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्य किया गया, जिसमें पेड़ों का भी किया गया, नेपियर घास का किया गया और लोगों की मेड़बंदी की गई उसमें, और चेक डैम बने, करीब 12-15 चेक डैम भी बने हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी स्टोर होता है। 13 या 14 चेक डैम बने हैं और लोगों को तरह तरह की बीज लाए गए अलग अलग प्रकार के, जिससे लोगों को उपज बढ़ी है और लोगों के पास दूध का भी कारोबार बढ़ा है। मेड़ पर पेड़ मुहिम केंद्र सरकार की है, इसीलिए इसका असर पूरे देश पर है। यही वजह है कि बहुत से सरकारी संस्थान इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि किसी कारण से रोग हो, अतिवृष्टि हो या अन्य कारण से जो हमारी सामयिक फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। हमारे सामने होता है कि हमारी मेड़ पड़ी है, उस पर केवल खरपतवार जमते हैं, उनका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अभी तक क्या होता है गाँव में, जो आप देखते हैं कि मेड़ को काट के खेत बढ़ाना चाहते थे, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि खेत पर जो मेड़ है उसका सदुपयोग करें, उसका फल पौधों में रोपण करें। अन्य पौधे भी हैं जिनको आप लकड़ी के लिए है, बगानी लकड़ी के लिए भी है, उसका भी रोपण कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं मेड़ पर पौध रोपण की, तो ऐसे पौधे रोपित करें जो अधिक बढ़ते हों, दूर छाया देते हों और भूमि पर उनका दुष्प्रभाव कम रहता हो। इसके रूप में आप देख सकते हैं कि जो देसी आम है सबसे उपयुक्त है, आपको लकड़ी भी मिलेगी और आपको फल भी मिलेंगे। इसके बाद केवल वातावरण को ध्यान में रखते हुए आप नीम का रोपण कर सकते हैं। 10 मीटर की दूरी पर आम है, नीम है। यदि आप इमारती लकड़ी ही चाहते हैं तो शीशम है। पेड़ लगाना और जल का संरक्षण करना सिर्फ किसानों की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शख्स का काम है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण और साफ पानी हर किसी की जरूरत है। इसीलिए जहाँ भी संभव हो पेड़ जरूर लगाएं। इसके अलावा पानी को सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि इसकी एक एक बूंद कीमती है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने बात की मेड़ पर पेड़ की और कैसे कृषि वानिकी
उन क्षेत्रों की तकदीर बदल सकता है जहां पर वर्षा कम होती है। इसके अलावा हमारे किसानों की आय में भी इससे वृद्धि हो सकती है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए तो इसकी जानकारी भी आप हमें जरूर दें, चाहे आप ईमेल करें या फिर हमें पत्र लिखकर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।